हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा क्या, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। यदि आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम मालूम है तभी आप अच्छे से शून्य कोटि की अभिक्रिया को बना सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, तो क्या होता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दिया था, तो किसने दिया था बोलेंगे तो गुलबर्ग और वागे ने। ठीक है, तो गुलबर्ग और वागे कौन है, तो ये दोनों है कौन, वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। समझ में आ गया क्या बोला। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या था उसको देखते हैं। ये देखिए a प्लस बी क्या बन जाएगा, c प्लस डी। समझ में आया, ये जो मैंने लिया था a प्लस बी, इसको बोलते हैं क्या, क्रिया कारक। और अंतिम में जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्या, क्रियाफल। समझ में आया क्या बोला। ठीक है, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए कुछ हम मटेरियल लेंगे, वो क्या कहलाएगा, क्रियाफल। और अंत में सब्जी जब पक जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रियाफल। हाँ, तो उसी प्रकार से स्टार्टिंग में जो लेते हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया कारक, और अंतिम में जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, क्रियाफल। इतना आपको समझ में आ गया। तो क्रिया कारक और क्या जाएगा, क्रियाफल। तो ए और बी दोनों कौन है, क्रिया कारक है, और सी और डी दोनों कौन है, क्रियाफल। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ए बी मिलकर क्या बनाते हैं, सी और डी। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, ये होता है, देखिए dx अपॉन dt समानुपाती a का सक्रिय द्रव्यमान इंटू b का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ये वाला डिब्बा, ठीक है, ये जो है यही क्या कहलाता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। लेकिन ये डिब्बा में जो जो दिख रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को लिख सकते हैं। समझ में क्या बोला। तो ए और बी कौन है बोला था मैंने, क्रिया कारक है। तो भाई dx अपॉन dt क्या है, इसको भी तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, तो t मतलब होता है टाइम, dt मतलब अल्पा टाइम मतलब थोड़ा सा समय। ठीक है, और x मतलब होता है सांद्रता, x मतलब क्या होता है, सांद्रता, और d मतलब होता है परिवर्तन। देखो d मतलब परिवर्तन भी होता है और थोड़ा भी होता है। ठीक है, तो ये अल्प समय अंतराल है, और ऊपर का d का मतलब परिवर्तन है। समझ में क्या बोला। तो x में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और x कौन है, सांद्रता है। तो सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समय के साथ हो रहा है। समझ में आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभिक्रिया की दर क्या होता है। समझ में आ गया। तो अभिक्रिया की दर क्या होता है, समय के साथ जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है। लेकिन इसको शो किससे करते हैं, तो dx अपॉन dt से शो करते हैं। ठीक है, तो dx अपॉन dt को ही क्या बोला जाता है, अभिक्रिया की दर। आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये मालूम ही नहीं रहेगा तो इस लेसन को पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इस लेसन को पढ़ने में यदि आपको आनंदित होकर मजे के साथ पढ़ना है तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो dx अपॉन dt को क्या बोला जाता है, अभिक्रिया की दर। इतना आपको समझ में आ गया। और a और b कौन था, क्रिया कारक था। अब इसमें दिख रहा है क्या, बड़ा ब्रैकेट, क्या दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसको बोलते हैं क्या, सक्रिय द्रव्यमान। क्या बोला जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। तो इसी को परिभाषित करूंगा। अब इसको देख के लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि dx अपॉन dt जो है a और b के बड़े ब्रैकेट के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। इतना आपको समझ में आया क्या बोला। dx अपॉन dt a और b के बड़े ब्रैकेट के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, समझने के लिए बता रहा था। इसको पूरी तरीके से अभी हिंदी फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो आप चाहते इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका भी बार बार प्रयोग करने वाले हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी दे दिया। क्यों, क्योंकि यही जानकारी आपको रहेगा तभी आप शून्य कोटि की अभिक्रिया और इसके बाद और आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में अच्छे से बना सकते हैं। समझ में आ गया। यदि इसी के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आगे बनाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके बारे में जान लिया। ठीक है, चलिए अब क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन है, अभिक्रिया की दर। ये कौन है, अभिक्रिया की दर। और एक कौन रहेगा, सांद्रता। क्या रहेगा फ्रेंड्स, सांद्रता। समझ में आ गया। इसी सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता भी बोला जाता है। इसी सक्रिय द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, सांद्रता। समझ में आ गया। तो पढ़ क्या रहे हम लोग,
शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब कुछ न कुछ अभिक्रिया हो रहा होगा। जैसे क्रिया कारक क्रिया करके क्या बनाता है, क्रियाफल, तो वही क्या है, अभिक्रिया तो है कि नहीं, कुछ न कुछ अभिक्रिया हुआ। सब्जी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं तब जाके सब्जी बनता है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्रिया कारक क्रिया करके क्या बनाएगा, क्रियाफल बनाएगा। इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया में कुछ न कुछ अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और उस अभिक्रिया में कौन है, अभिक्रिया की दर है, और दूसरा कौन है, सांद्रता है, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता का मान 0 रहता है। समझ में क्या बोला, शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब अभिक्रिया की दर सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता। समझ में क्या बोला, अभिक्रिया की दर सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, जिसे क्या बोला जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आया क्या बोला, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी क्रिया कारक की, ये ए और बी कौन है, क्रिया कारक है नहीं, और ऐसा ये क्या है, सांद्रता, तो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। समझ में आया क्या बोला, ठीक है। आप भी मन में रिवाइज करते जाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इसी स्थान पर यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहता तो यहाँ पर शून्य की जगह क्या आ जाता, 1 आ जाता, क्या आ जाता, 1। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्या कहलाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता। इसी स्थान पर यदि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता तो 1 के स्थान पर क्या जाता, 2। समझ में आ गया। तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी दो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से आप जो भी कोटि का रहेगा उसका परिभाषा बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गया, उसी को मैंने लिख भी दिया है, ये देखिए लिख दिया मैंने, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्रिया कारक की वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब यदि ए है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0। माना ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, माना ना, ठीक है। माना क्या माना, 0a क्या बनाता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है, मतलब क्रिया कारक ए कौन है, क्रिया कारक, और क्रिया कारक की संख्या कितना है, 0। माना वो क्या बनाता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे क्या, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से, ठीक है। तो नियम क्या बोलता है कि अभिक्रिया की जो दर होता है, मतलब लेफ्ट साइड इसको लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखा, लेफ्ट साइड dx/dt समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, जो अभिक्रिया में भाग लिए थे 2 जने, जिस इसमें 2 जने भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पर तो 1 जने भाग लिया है। समझ में आ गया। तो जो भी भाग लेगा उसके बड़े ब्रैकेट के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कौन भाग लिया है, ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए का क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर अकेला है तो अकेला रहेगा, यहाँ पर 2 जने थे, 2 जने थे, लेकिन ध्यान देंगे जब भी 2 जने रहेगा तो बीच में गुण रहेगा, बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस मत लगा देना। समझ में क्या बोला, ठीक है। क्योंकि नियम के अनुसार क्रिया कारक भले प्लस में हो, लेकिन जब भी हम सक्रिय द्रव्यमान लिखते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, लेकिन एक दिक्कत है, ए की संख्या कितनी बोलेंगे तो 0 है, ए की संख्या कितनी है, 0। तो जब भी हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे और ए के ऊपर जब भी बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो इनटू में जो होता है वो पावर में चला जाता है। समझ में क्या बोला, जो भी इनटू में रहेगा वो कहां चला जाएगा, पावर में। तो एक इनटू में कौन है, 0 है, तो 0 जो है इस बड़े ब्रैकेट के पावर में चला जाएगा। समझ में क्या बोला, ठीक है। अब ज्यादा कठिन नहीं है, अब मजा आ जाएगा इधर। देखिए क्या होगा, dx/dt, इसको हटाते हैं तो बराबर लिखना जाता है, ठीक है। और साथ में लगाएंगे क्या, k0, तो k0 क्या है, तो वेग स्थिरांक है, एक नियतांक लगाना पड़ता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस लेसन में k0 को क्या बोला जाएगा, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k0, और ये हो जाएगा a के पावर में क्या हो जाएगा, 0। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये तो यहाँ तक हो गया। लेकिन होता क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर में या फिर किसी भी राशि के ऊपर में क्या होता है, 0 होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1। इसका मतलब ये है कि ये जो ए ऐसा दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो इसको यहां रखूं तो क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर k0 गुना 1 होगा कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब 1 हट जाएगा तो इतना बचेगा, ये बचा कि नहीं बचा। एक सूत्र मिल गया क्या, कि dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, k0, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, मात्रक निकालते हैं। क्या निकालेंगे, मात्रक। तो dx क्या होता है, चूंकि dx बराबर, dx को बोलते हैं सांद्रता, क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, dx, ये जो x दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, सांद्रता। और सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है फ्रेंड्स, मोल प्रति
इसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोल प्रति क्या हो जाता है, लीटर। इसका मात्रक होता है सांद्रता का, ठीक है। नीचे कौन है, टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, समय, मतलब dt मतलब क्या हो जाएगा, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समझ में आ गया, या फिर ऐसा सेकंड। इतना आपको समझ में आया क्या, ठीक है। जैसे ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो भाई, इधर क्या हो जाएगा, dx की जगह हम क्या लिखे हैं, सबसे पहले k0 राइट से, उसको मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ। इसको मैंने पहले लिख दिया, इधर क्या लिखा है, बराबर। अब बराबर के इधर क्या लिखा है, dx, तो dx का वैल्यू कितना इधर में, मोल प्रति लीटर, तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति क्या हो जाएगा, लीटर होगा कि नहीं, ठीक है, पूरे के बटा। अब नीचे कौन है, dt, और dt की वैल्यू कितना है, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड। इतना आपको समझ में आता है, नया वैल्यू मिल गया मेरे को, ठीक है। तो k0 का मात्रक, k0 का मात्रक क्या निकल गया, मोल प्रति लीटर प्रति क्या है, ये मोल प्रति लीटर प्रति क्या जाएगा, सेकंड। ये जो दिख रहा है इसको प्रति बोला जाता है, बटा। मोल प्रति लीटर मतलब मोल बटा समय बटा सेकंड। तो ये किसका मात्रा हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। समझ में आ गया, k0 को बोलते हैं वेग स्थिरांक, क्योंकि k0 बराबर क्या जाता है, वेग स्थिरांक। क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या कहाँ है, वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, k0 होता है। और k0 की वैल्यू कितना रहेगा, मोल प्रति लीटर बटा सेकंड, ठीक है। तो आपसे कई बार प्रश्न में ये परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, तो क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या निकल गया, मात्रक निकला है। अभी व्यंजक बनाएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो मात्रक आप याद रखिए, इसको हमें लक्षण में भी लिखना पड़ेगा कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का लक्षण क्या होता है। तो लक्षण ये होता है भाई कि k0 का वैल्यू कितना होता है, मोल प्रति लीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। ये पहला लक्षण हुआ, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से और भी लक्षण आते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं पूरा मिटाने वाला हूँ उसको। ये जो राइट साइड लिखे हैं ये मात्र अभी समझाने के लिए था ना, ठीक है। आप इसको चाहो तो इसको नोट करके लिख सकते हो, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में मात्र आपको इसको लिखना है, जो लेफ्ट साइड लिखा है वो मात्र समझाने के लिए था, ठीक है। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकालेंगे क्या, वेग समीकरण की व्युत्पत्ति, मतलब इसका क्या निकालेंगे, व्यंजक। समझ में आ गया। वो जो भी निकाले थे वो क्या था, मात्रक था, ठीक है। चलिए ये भी एकदम सरल है। यहां भी लेंगे क्या, 0a, माना क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में क्या बोला, ठीक है। अब समझेंगे, माना, अब समझेंगे, ये आप हो, ये कौन है, आप हो, ये कौन है, दुकानदार है। अच्छे से समझना कहानी को, तभी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आपके पास माना ए रुपया है, कितना रुपया है, ए रुपया। कब, आपके पास ए रुपया है, मतलब 1 रुपया मान लेते हैं, कितना रुपया है, 1 रुपया, या फिर 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया। अभी 100 रुपये में से आपको उसको देना है, किसको, दुकानदार को। लेकिन अभी आपने दुकानदार से कुछ नहीं लिया है, तो दुकानदार ने आपसे क्या लिया, 0 रुपये लिया। समझ में आया। मैंने क्या बोला, आपके पास 100 रुपया है और आपने 100 में से दुकानदार को 1 भी रुपया नहीं दिया है। तो 1 भी रुपया नहीं दिया है, मतलब दुकानदार के पास अभी 0 रुपया है। समझ में आ गया। कब, जब समय क्या रहेगा, 0, मतलब आप घर में हैं, घर से निकले नहीं हो, समय स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने दुकानदार को पैसा नहीं दिया है, मतलब उसके पास कितने पैसे हैं, 0 पैसे हैं। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ए में से x को निकालोगे। समझ में क्या बोला, मतलब 100 में से 50 को निकालते हैं, मान लेते हैं। समझ में आया। ए का मान कितना है, 100, और x का मान कितना है, 50। समझ में आया क्या बोला। तो इस 100 में से आप क्या करोगे, 50 को निकालोगे, और 50 किसको दोगे, दुकानदार को। तो दुकानदार आपसे क्या लेगा, 50 रुपए को लेगा ना, तो वही क्या है, x है। मतलब ये किसको लिया, x को। कब, जब ये क्या हो जाएगा, कुछ समय पश्चात। समझ में आ गया, कुछ समय पश्चात। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो इसी को यूज हम यहाँ करेंगे। तो माना शुरू में ये आप हो, ये कौन है, आप। तो आपके पास कितना रुपया है, ए रुपया है। कितना रुपया है, ए रुपया। दुकानदार ने आपसे कुछ लिया क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ये कब होगा, जब टी क्या था, 0 था। समझ में आ गया। अब ए में से x निकलेगा, ए में से क्या निकल गया, x। तो दुकानदार आपसे क्या लेगा, x। ये कब हुआ, कुछ समय पश्चात हुआ। कब हुआ, कुछ समय पश्चात। इतना आपको समझ में आ गया, बस। तो यहाँ का खेल इतना ही था। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, समझ में आ गया ना आपको सभी को, ठीक है। ये सब समझाने के लिए मैं कुछ कुछ ट्रिक बताता हूँ, उसको आप लिख भी लिया करो ना, नोट वोट करके, ठीक है, ताकि आपको बाद में कुछ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हो गया। अब क्या लगाएंगे, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, जो इसके पहले हम लोग क्या किए थे, यूज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से। चलो भाई यूज करो। क्या होता है नियम, dx अपॉन dt तो लिखना ही होता है, और वो समानुपाती होता है किसके,
ए के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा, ठीक है। और इनटू में जो रहता है कहाँ से लेता है, पावर में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हमको पहले से मालूम है, इसके पहले मैंने यूज किया था, ठीक है। अब ये डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या लिखते हैं, के जीरो, ए के पावर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी सबको मालूम है, ठीक है। अब चूंकि ए के पावर में जीरो की वैल्यू कितना होता है, एक होता है, कुछ नहीं कर रहा हूँ ना मैं, इसके पहले जो लिखा था उसी को फिर से छाप रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के जीरो गुना एक बचेगा, समझ में आया। तो फिर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या बचेगा, के जीरो बचेगा, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करें, इनका गुना करो तो क्या हो जाएगा, के जीरो इंटू डी टी इधर हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के जीरो इंटू डी टी बराबर क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा कि नहीं। इतना आपको समझ में आया क्या, तो ये क्या जाएगा, समीकरण एक, इतना समझ में आया, ठीक है। अब किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है, इसका करेंगे समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, करने का समाकलन, ठीक है। तो समाकलन में क्या होता है, इसी को सेम टू सेम छापना है। क्या लिखा है, के जीरो इंटू क्या लिखा है, डी टी, क्या लिखा है, डी टी बराबर क्या लिखा है, डी एक्स, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह, और डी एक्स के पहले भी क्या लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर टी के सापेक्ष, यहाँ पर किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर एक है, कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है, ठीक है। तो टी के सापेक्ष हो रहा है, तो टी वाला अंदर, बाकी क्या निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पर के जीरो निकल जाता है बाहर। आपको समाकलन मालूम होगा ना, तो वन इंटू क्या बचेगा, डी टी बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या बचा है, वन इंटू डी टी, सॉरी डी एक्स है, क्या लिखा है, डी एक्स, ठीक है। अब क्या होता है, इनका सूत्र होता है भाई समाकलन का, आपने समाकलन पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा समाकलन का क्या होता है, सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, वन इंटू डी टी लिखा है तो इसका समाकलन जो है ना वो टी होता है, ठीक है। और समाकलन वन इंटू डी एक्स लिखा है तो इसका समाकलन एक्स होता है। मतलब जिसके सापेक्ष समाकलन होगा उसके वैल्यू उतना होगा। यहाँ पर टी के सापेक्ष हो रहा था तो उसके वैल्यू कितना आएगा, टी आएगा। और यहाँ पर एक्स के सापेक्ष हो रहा था एक का समाकलन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स आएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो वन इंटू डी टी का समाकलन टी होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी। तो के जीरो इंटू इसकी वैल्यू कितना है, टी है, तो यहाँ पर टी लिखेंगे, बराबर इसकी वैल्यू कितना है, एक्स है, तो क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। और जब भी समाकलन होता है तो प्लस लगाना पड़ता है, प्लस लगाना पड़ेगा, समझ में आया क्या फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, समीकरण दो, क्या हो जाएगा, समीकरण दो। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब समझेंगे, अब लिखेंगे क्या, प्रारंभिक अवस्था में। कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में इसलिए लिखना पड़ रहा है कि शुरू में क्या था, जब टाइम जीरो था, जब समय क्या था, जीरो, समय क्या था, जीरो, ये समय क्या था, जीरो, तो एक्स का कुछ वैल्यू था क्या, मतलब एक्स मतलब दुकानदार ने जो पैसा लिया, तो दुकानदार ने आपसे पैसा लिया था क्या, नहीं लिया था ना भाई। जब टाइम जीरो था, आप घर में थे, घर में थे मतलब पैसा आपने दिया नहीं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना था, जीरो था। एक्स वैल्यू कितना था, जीरो। तो वो एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो दुकानदार को दिया गया पैसा है, लेकिन दुकानदार को तो आपने पैसा दिया ही नहीं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। कब, जब टाइम जीरो रहेगा तब। समझ में आ गया। तो ये वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में। तो समीकरण दो से, समीकरण दो से रखो भाई, के जीरो इंटू टी लिखा है नहीं, तो के जीरो इंटू क्या जाएगा, टी, सॉरी टी की वैल्यू जीरो है, तो के जीरो गुना क्या जाएगा, जीरो, बीच में क्या है, बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है, जीरो, तो जीरो प्लस क्या जाएगा, सी, होगा कि नहीं। तो के जीरो इंटू जीरो क्या जाएगा, जीरो बराबर सी बचेगा कि नहीं, या सी बराबर जीरो होगा कि नहीं, समझ में आ गया। तो सी की वैल्यू कितना आ गया, जीरो, तो सी के मान को पकड़ो और कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में। तो यहाँ लिखेंगे सी का मान, सी का मान समीकरण दो में रखने पर, रख दो भाई, रखो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, के जीरो इंटू टी है, तो के जीरो इंटू क्या जाएगा, टी, बराबर इधर क्या है, एक्स, तो यहाँ पर एक्स प्लस सी का मान कितना है, जीरो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जीरो। सॉल्व कर इसको, तो के जीरो इंटू टी बराबर क्या बचेगा, एक्स बचेगा नहीं, तो के जीरो वैल्यू निकालना है, तो क्या जाएगा, एक्स अपॉन टी, होगा कि नहीं। तो ये आंसर है, ठीक है। तो यही क्या था, व्यंजक है, ये मेरे पास क्या निकल गया, व्यंजक। तो के जीरो बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन टी। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं किया हूं मैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। आप चाहो तो इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को शुरू से भी देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 4 से 5 नंबर का बन सकता है, तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। और ये जो है बहुत ही क्या है, आईएमपी है। तो भाई आप इसको देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और आपके पास कॉपी पेन है तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए आपको, और उसको बिना देखे बना बना के प्रैक्टिस कीजिए। क्यों, क्योंकि आपको सब चीज आना चाहिए। समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अर्ध आयु काल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्ध आयु काल होता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। अर्ध आयु काल देखिए, अर्ध आयु काल लिखा है कि लिखा है। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, आयु, और ये काल का मतलब क्या होता है, समय। क्या होता है फ्रेंड्स, समय। समझ में आ गया, ठीक है। और बात किसकी चल रही है, तो क्रिया कारक का। किसका फ्रेंड्स, क्रिया कारक। किसकी बात चल रही है, क्रिया कारक। समझ में आ गया। तो शुरू में क्रिया कारक के पास कितने रुपए थे, 100 रुपये। शुरू में क्रिया कारक के पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। और कुछ देर बाद देखा, क्या देखा कि उसने 50 रुपया किसको दे दिया, दुकानदार को। किसको दे दिया, दुकानदार को। तो अब उसके पास कितने रुपए बचा, 50 रुपये बचेगा ना। आपके पास कितने रुपए थे, 100 रुपए। उसमें से आपने दुकानदार को कितने दे दिया, 50 रुपया। तो आपके पास कितना बचा, 50 रुपये बचा नहीं। कैसे पता चला, तो 100 में ऐसा नहीं करोगे ना, 100 में 50 को क्या करोगे, घटाओगे नहीं। ठीक है, तब जाके आपके पास क्या बचेगा, 50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 को 50 से भाग दोगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 50 बचेगा नहीं, सॉरी गलत लिख दिया क्या। ठीक है, हाँ, तो 1/2 आएगा आंसर। क्या आएगा, 100 को 50 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1/2। मतलब आपका क्या हो जाएगा, 50 से देखो, सॉरी 100 से क्या हो जाएगा, आधा। मतलब 100 आपके पास शुरू में था, अब कितना बचेगा, 50 रुपया। इसका मतलब आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगा, आधा। समझ में आया। आपके पास 100 रुपए की एनर्जी थी, उस आपने क्या किया, उसमें से 50 रुपए किसको दे दिया, दुकानदार को। तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, आधा। इसका मतलब आपके पास सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। समझ में आया। तो और आप कौन है, क्रिया कारक। अब देखिए, तो वह समय, तो ये समय था नहीं, तो वह समय जिसमें कोई क्रिया कारक, मतलब आप जो दुकानदार के पास गए थे, तो वह समय जिसमें कोई क्रिया कारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। वही बोल रहा हूं भाई, 100 रुपए का कितना हो गया, 50 रुपया। मतलब सांद्रता का क्या हो गया, आधा। तो वह समय जिसमें क्रिया कारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझाने के लिए था। अब इसका क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालते हैं। क्या निकालेंगे, व्यंजक। तो देखिए, हम जानते हैं, इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो ये देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक से क्या मिला था भाई, तो K0 बराबर 1/T मिला था ना। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या जाएगा मेरे पास, समीकरण 1। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्ध आयुकाल, तो सब चीज को आधा आधा करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था, देखिए ए कितना था, 100 रुपये, एक्स का कितना था, 50 रुपये था कि नहीं था। ठीक है, तो ये 50 कैसे निकाले, मतलब देखो, x की वैल्यू क्या जाएगा, a/2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या जाएगा, a/2। a/2 कैसे है, मतलब 100/2 होगा कि नहीं। और 100/2 कितना होता है, 50। और x के पास कितना रुपया है भाई, 50 रुपये तो है क्या। ये पॉइंट आपको समझ में आया। x के पास कितना रुपया है, 50 रुपया। आपने दुकानदार को कितना दिया था, 50 रुपया। ठीक है, तो आपके पास भी कितना रुपया हो जाएगा, आपके पास भी आधा पैसा बचेगा, उसके पास भी क्या रहेगा, आधा पैसा। मतलब 100 का आधा, तो 100 का आधा मतलब a का आधा, मतलब a/2। जैसे 100 बटा क्या कीजिए, 2, उसी प्रकार से a बटा क्या करेंगे, 2। और 100 कौन है, a। 100 कौन है, a। इसका मतलब a/2 भी लिख सकता हूं मैं। समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कितना निकल गया, a/2। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, a/2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर a/2। समझ में आ गया। और ये जो समय होगा उसको लिखेंगे t, 1/2। समझ में क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर समय पूरा नहीं है, समय कैसा है, आधा है। मतलब अर्ध आयु काल है, इसलिए टाइम को पूरा टी लिखेंगे, टी के नीचे हाफ लिख देंगे, 1/2। मतलब टी हाफ, इसका मतलब अर्ध आयु काल। समझ में आ गया। तो मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से रखो भाई, क्या हो जाएगा, लेफ्ट में क्या लिखे हैं, K0 बराबर x की वैल्यू कितना है, a/2। तो a क्या जाएगा, 2 बटा नीचे में कौन है, t। और t का मान कितना है, t 1/2। समझ में आया क्या किया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां तक हो गया। आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या जाएगा, K0 बराबर, ऊपर में क्या लिखे हैं, a/2। इसके बाद कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसको चेंज करेंगे तो गुना हो जाएगा, और ये पलटता है और ऊपर जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का कहाँ जाता है, नीचे। तो t हाफ बटा 1 है, तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये t हाफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया कैसे किया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, K0 बराबर, ऊपर ऊपर में 1 गुना a होगा, नीचे 2 गुना क्या जाएगा, t 1/2 होगा कि नहीं, होगा ना। अब ये जाएगा इधर, तो फिर क्या जाएगा,
K0 इंटू 2 गुना क्या आएगा T हाफ, होगा कि नहीं बराबर, उधर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, A है कि नहीं, या A को इधर लिखते हैं बराबर, इधर क्या जाएगा 2 गुना K0, दो इसी को लिख 2 गुना K0 गुना क्या लिखे हैं T हाफ, लिखा है कि नहीं, इतना आपको समझ में आया क्या, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं नीतांक, क्या मानूंगा नीतांक, चूंकि 2 गुना K0 बराबर क्या मान लिया मैंने, नीतांक मान लिया, क्या मान लिया नीतांक, और नीतांक को हटाते हैं तो बीच में क्या लगता है समानुपाती, इसका मतलब A समानुपाती T हाफ होगा कि नहीं, समझ में क्या बोला मैंने, 2 गुना K0 को क्या मान लिया नीतांक, और नीतांक जब हटता है तो क्या लगाते हैं समानुपाती लगाते हैं ना, समझ में आ गया। तो या इसी को क्या लिख सकता हूँ T हाफ समानुपाती क्या जाएगा A, क्या जाएगा A। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या निकल गया आंसर, और ए को क्या बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, क्या बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, मतलब प्रारंभिक एनर्जी, मतलब प्रारंभिक पैसा, तो प्रारंभिक सांद्रता इसको बोला जाता है ए को। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया, लेकिन प्रश्न ऐसा जरूर देखो, अब प्रश्न आपको किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न आपको 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। दूसरे तरीके से देखिए, टी हाफ जो होता है समानुपाती होता है किसके, ए के, टी हाफ जो होता है समानुपाती होता है किसके, ए के। तो ऐसा आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि टी हाफ ए के क्या होता है समानुपाती होता है, हिंदी में आएगा पूरा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है, ये प्रश्न भी आएगा, तो फिर भी आपको पूरा इतना ही लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के क्या आ सकता है लक्षण। तो लक्षण आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले हमने जो अभी तक जो भी चीज किया है उसी को आपको लक्षण में लिखना है, ठीक है। तो चलिए, पहला लक्षण क्या था, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, K0 बराबर मोल प्रति लीटर प्रति क्या होता है सेकंड होता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस उसको छाप देना है। तो ये पहला लक्षण है, बताया भी था कि ऐसा हो सकता है करके, समझ में आ गया। दूसरा लक्षण में आपको क्या करना है, इसके लिए जो व्यंजक आया था K0 बराबर 1/T उसको लिख देना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, K0 बराबर 1/T होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तीसरा नंबर क्या हो सकता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात टी हाफ समानुपाती ए। इसको भी मैंने अभी आपको सिद्ध करके बताया, तो उसी को लिखना है। तो 3 तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के क्या हो जाएगा लक्षण। तो 3 लक्षण हो गया। चौथा लक्षण, ये है मेरे पास समय और एक है सांद्रता। ये समय टी एक्स मतलब सांद्रता, तो यदि समय और सांद्रता इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए तो मूल बिंदु से होकर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये लिखना है भाई, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं ना, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है। मैंने क्या बोला, देखिए, यदि समय और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचा जाए तो मूल बिंदु से होकर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ऐसा लिखना है। समझ में आ गया, और एक ग्राफ बना देना। अगला नंबर क्या है, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर का लक्षण क्या है, सभी प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ऐसा लिखना है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, आपको लिखना है, ठीक है। तो सभी प्रकार की शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, सभी प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 अभिक्रिया लिख दिया, जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि, N2+3H2 क्या बनता है 2NH3, ये रिटर्न ये भी बन सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से H2+I2 क्या बन सकता है 2HI, ये रिटर्न इधर से भी बन सकता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या हो गया लक्षण। तो आज हमने पूरी चीज कवर कर लिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मैंने आपको बताया, ठीक है, और उसका व्यंजक निकाले, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के क्या पढ़ डाले लक्षण, ठीक है। तो ये सभी पूरा क्या है IMP है। तो इन सभी को आपको अच्छे से तैयारी करना है, अपनों को इसको बना के देखना है, ठीक है, सारी चीजें। इसके बाद मेरा शून्य कोटि की इसके बाद आएगा क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम डिटेल से अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए उसको भी देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।